Okay, so we will continue with the study of microbes or microorganisms. ठीक है, I hope you have watched my video yesterday. उसको अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि जितना आप उसको देखेंगे अपने आप ही रिवाइज होता जाएगा. मैं तो बोलता हूँ अगर आप पढ़ने की वजह उस वीडियो को देखते हैं तो अपने आप वो रिवाइज होता जाएगा. एक दो बार और तीन बार देख लेंगे तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका. ठीक है, खैर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, तो आपने देखा कैसे माइक्रोब्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सो व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स आर बेसिकली ऑर्गेनिजम्स इन विच वी डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन्स. इनमें जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. मतलब जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि एक फ्लैट में अगर लोग रहते हैं और बाथरूम और इस चिप का कोई डिवीजन ही नहीं है तो उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स. ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स बेसिकली is a group of organisms in which we do not have well defined cell organelles. तो इनके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनमें प्रॉपर चेम्बर्स नहीं बने हैं, इनमें प्रॉपर डिविजन्स नहीं बने हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली डिवाइडेड. और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जहाँ पे प्रॉपर डिविजन्स हैं. ठीक है, मतलब आपके प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन्स हैं. हर एक सेल ऑर्गेनल का एक सेल मेम्ब्रेन है. तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनके आपके सेल मेम्ब्रेन्स होंगे. ऑल सेल ऑर्गेनल्स विल हैव प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, यूकैरियोट्स. अभी प्रोकैरियोट्स में जो आता है वो है बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट्स में जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन याद रखिएगा. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन हम दो टाइप से कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स आर द वंस इन विच द सेल ऑर्गेनल्स हैव डिफाइंड मेम्ब्रेन्स, हैव प्रॉपर मेम्ब्रेन्स. Eukaryotes, prokaryotes are the ones in which the cell organelles do not have membranes. I am so sorry. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन्स, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन्स. ठीक है, इनके भाई साहब मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं. किसमें? प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन्स. और यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगा? यूकैरियोट्स में they have the cell organelles have well defined membranes. तो इनका well defined membranes होगा. ठीक है, they will have well defined membranes. तो अगर आप देखोगे ये सेल हो गया. ठीक है, इस सेल के अंदर well defined organelles हैं, तो इनके organelles के well defined membranes हैं. ठीक है, और अगर ये हो गया आपका एक प्रॉपर यूकैरियोट सेल. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है ये. ठीक है, यूकैरियोट्स है. और अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोकैरियोट्स मतलब कैसा हो जाएगा? देखो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, न्यूक्लियस का मटेरियल यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है, सॉरी, आपके यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल ऑर्गेनल्स द सेल ऑर्गेनल्स हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स, द सेल ऑर्गेनल्स हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स. आर वी क्लियर थ्रू दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स का वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स नहीं होगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स का वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स होगा. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके. सो इन दिस केस क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम करते हैं, देखिए बैक्टीरिया में क्या होता है, यहाँ पे साइज माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय माइक्रोमीटर? इसको हम बोलते हैं माइक्रो. इट मीन्स 10 to the power of -6 मीटर्स. ठीक है, 10 to the power of -6 मतलब क्या हो जाएगा? देखो 1 माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power of -6 मीटर. इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 meters. So this will be 0.0000001 2 3 4 5 1 मीटर. इतना कम होगा ये. ठीक है, तो बैक्टीरिया का साइज हम मीटर में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो 1 माइक्रोमीटर. तो बैक्टीरियाज क्या होते हैं? देखिए यूनिसेल्युलर, एक ही सेल से बने हुए होते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब खुद से अपना काम कर सकते हैं. ठीक है, दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट. पैरासाइटिक मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्यों है? इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई मदद कर दे. ठीक है, सो यूनिसेल्युलर है मतलब एक सेल से बने हुए हैं. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर.
दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर पैरासाइटिक, विच मीन्स दे वुड नीड अ होस्ट बॉडी। ठीक है, पैरासाइटिक मतलब क्या होता है? पैरासाइटिक मीन्स दैट दे वुड नीड अ होस्ट बॉडी, एक होस्ट बॉडी इनको चाहिए जहाँ पे ये निचोड़ सके अपना न्यूट्रिशन। दे वुड नीड अ होस्ट बॉडी टू गेट देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, सो समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। ये कभी मतलब ये पूरे झुंड में आते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल डिवीजन जो होता है बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड्स वेरी फास्ट। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है तो वेरी फास्ट डिवीजन होता है, एंड सिंस दे डिवाइड वेरी फास्ट दे फॉर्म कॉलोनीज। तो ये कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, सिंस दे डिवाइड वेरी फास्ट दे बेसिकली फॉर्म कॉलोनीज। तो इस कॉलोनीज की वजह से ये बहुत झुंड में रहते हैं। ठीक है, दे विल ऑलवेज बी इन कॉलोनीज। बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक है मतलब इसमें सिर्फ सेल वॉल है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे क्योंकि सब बिखरे हुए हैं, किसी का भी चेम्बर नहीं है, अलग से सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियस वगैरह सब बिखरे हुए हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन मीन्स व्हाट? सो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपके और दो में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे डिवीजन होता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ठीक है, ये एक ही बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया निकल जाएंगे। ठीक है, दो बैक्टीरिया से चार, चार से आठ, ऐसा चलता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी मतलब दो में डिवाइड होना। एक पेरेंट बैक्टीरिया जो है तो दो बाइनरी फिशन में डिवाइड हो रहा है। सो इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली। विगरसली मतलब बहुत फास्ट अगर कंडीशंस बहुत फेवरेबल है मतलब इनको एम्पल अमाउंट ऑफ कंडीशंस। फेवरेबल मतलब क्या होता है? एनीवन? कंडीशंस जब हम बोल रहे हैं बैक्टीरिया का, जब आजू बाजू में एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल है, व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल। ठीक है, आर फेवरेबल, तो इसका मतलब क्या है? बोलो, व्हाट डज इट मीन? मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर सप्लाई है। ठीक है, एम्पल अमाउंट, देयर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ बोथ फूड एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, सो फूड वाटर जो भी उनको चाहिए ये काफ़ी है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। अदरवाइज ये कैसे रहते हैं? इनके आजू बाजू एक सिस्ट डेवलप हो जाता है, सिस्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, मतलब अगर इनके कंडीशंस अनफेवरेबल है तो इनके आजू बाजू एक सिस्ट डेवलप हो जाएगा और ये चुपचाप डॉर्मेंट पड़े रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, और जब से ही उनको सही कंडीशन मिलता है फटाफट रिप्रोड्यूस करते हैं वो। मतलब उनको मिनटों में वो बहुत सारे लाखों की तादाद में हो सकते हैं। ठीक है, इन मिनट्स दे कैन एक्चुअली कन्वर्ट इनटू अ ह्यूज नंबर। बहुत कॉमन एग्जांपल है आपके दूध का दही बनना। ठीक है, जैसे ही आप दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो लैक्टोबैसिलस फटाक से फैल जाता है। मतलब वो जो इतना बड़े पतीले में आप दूध डालते हैं उसको दही बनने में 2-3 घंटा ही लगता है। 2-3 घंटे में उतना सारा बैक्टीरिया फैल गया है। मतलब मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड एंड मेड द एंटायर मिल्क इनटू कर्ड। सो दैट इज हाउ फास्ट द बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन एंड डिवाइड एज वेल। सो देयर इज अ वेरी फास्ट, जिसको हम बोलते हैं विगरस डिविजन। ठीक है, विगरस डिवीजन मीन्स दैट दिस डिवीजन इज हैपनिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। ठीक है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस फॉर लाइफ आर वेरी सूटेबल। अगर जो आजू बाजू के कंडीशंस हैं लाइफ के इन टर्म्स ऑफ फूड एंड वाटर, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ बोथ फूड एंड वाटर, देन द बैक्टीरियाज विल डिवाइड वेरी विगरसली टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, और इनका जो डिवीजन है दैट इज बेसिकली बाइनरी फिशन। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल ओके। प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा क्या होता है? प्रोटोजोवंस दे आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। ठीक है, तो ये सी वाटर में भी फाइंड किया जा सकता है इनको, सॉइल में भी। एयर में नहीं होते प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस आर नॉट इन एयर बट दे विल बी देयर इन सॉइल और फ्रेश वाटर और सी वाटर। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो कभी कभी प्रोटोजोवंस दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो उनको बोलते हैं पैथोजेनिक। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, चलिए। तो पैथोजेनिक मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय पैथोजेनिक? पैथोजेनिक मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में आता है और हमको हार्म कॉज करता है तो वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन को निचोड़ रहा है। ठीक है, दैट इज बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर बॉडी, hence it is known as pathogenic. ठीक है, this is called a pathogen. So whenever an organism enters our body and it causes harm to us,
ठीक है, इट इज़ नोन एज पैथोजेनिक, ठीक है। सो हमारे बॉडी में जब और ये प्रोटोजोअन्स आ जाते हैं, दे बिहेव एज पैथोजेनिक। दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द सेल स्ट्रक्चर, इनके सेल स्ट्रक्चर में बहुत सारा वेरिएशन होता है। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रोटोजोअन्स, तो काफ़ी सारा वेरिएशन होता है, अलग अलग टाइप के प्रोटोजोअन्स होते हैं, ठीक है। इनके सेल स्ट्रक्चर में काफ़ी सारा वेरिएशन होता है, एक का सेल दूसरे के सेल से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, जिस तरह से ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोकोमोशन मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, मूवमेंट, ठीक है। तो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन अलग अलग होते हैं। इनके जो न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब कैसे ये खाना खाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन के मोड अलग अलग होते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, तो इनका सिंपल ऐसे सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फाउंड प्रोटोजोअन्स आर अमोइबा एंड पैरामोशियम, अमोइबा एंड पैरामोशियम, और ये ज़्यादा करके गंदे पानी में रहते हैं, ठीक है। आप बहुत बार ऐसे सुनोगे कि आपको अमोइबिक डिसेंट्री हुई है, अमोइबिक डिसेंट्री बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अमोइबिक डिसेंट्री मतलब बार बार जब लूज मोशन होता है आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपने जो पानी पिया रहेगा शायद वो साफ़ पानी नहीं रहेगा जिसमें अमोइबा आया रहेगा, और ये अमोइबा आपके पेट में जाता है तो ये डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। सो दिस एक्चुअली स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ प्रोटोजोआ। वो प्रोटोजोआ मतलब वो पैथोजेनिक तब बन जाता है जब आपके बॉडी में चला जाता है, वरना वो फ्रीली था वाटर में, लेकिन अभी उसी वाटर से वो आपके बॉडी में चला गया है तो ऑब्वियसली वो पैथोजेनिक बन जाएगा, अभी आपके बॉडी से वो न्यूट्रिशन न छोड़ेगा, ठीक है। सो वी विल गेट अमोइबिक डिसेंट्रीज, वी विल सफ़र फ्रॉम अमोइबिक डिसेंट्रीज। एक कॉमन सा डिजीज़ है जिसको हम आराम से मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली गेट दैट क्योर्ड बाय मेडिसिन, ठीक है। एंटामोइबा हिस्टोलिका कॉजेस अमायोबेसिस, यही से हमारा अमायोबेसिस होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये बहुत खतरनाक प्रोटोजोआ है एंड दिस कैन बी अ लाइफ किलिंग प्रोटोजोआ। तो मलेरिया जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ को अगर हम प्रॉपरली ट्रीट ना करें, ठीक है, मलेरिया जो डिजीज़ होती है अगर हम उसको प्रॉपरली ऑन टाइम ट्रीटमेंट ना करें, सो व्हाट विल हैपन, वी विल बेसिकली, तो मलेरिया कैन बी फेटल, इट कैन प्रूव एज फेटल। सो मलेरिया कैन प्रूव फेटल, कैन प्रूव फेटल। फेटल मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ कंज्यूमिंग हो सकता है। प्लीज़ थोड़ा खचर कुचर मत कीजिए ना, ठीक है। मलेरिया आपका लाइफ फेट मतलब इट कैन बेसिकली कॉज लाइफ थ्रेटनिंग। अगर मलेरिया को सही टाइम पे नहीं ट्रीटमेंट दिया गया सो अ पर्सन कैन लूज हिज लाइफ, ठीक है। ये मलेरिया का जो पैरासाइट है वो कहाँ से आता है, मस्क्यूटोज से आता है। मस्क्यूटोज में ये प्रोटोजोआ होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है तो एक प्रोटोजोआ होता है जो मस्क्यूटो, जब मस्क्यूटो ऐसे हमारे अंदर वो प्रोबोस्किस घुसाता है तो उसमें से ही वो प्रोटोजोआ उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जो मस्क्यूटो में मलेरियल पैरासाइट होगा दैट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होगा, वो हमारे बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मलेरिया ट्रांसफ़र होता है, ओके। यूग्लेना देखिए ऑटोट्रॉपिक है, यूग्लेना मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से बना सकता है, तो ये भी आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये भी आपका एक प्रोटोजोआ है और ये ऑटोट्रॉपिक है। फंगाई जैसे हमने देखा, इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, मतलब दीज आर प्रीटी मच गुड इन साइज, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और क्या है, दे आर फाउंड ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुई चीज़ों पे ही लगते हैं, ठीक है। एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जितने भी डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है और डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स उसमें ये लगते हैं। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक मतलब इनमें प्रॉपर सेल डिविजन्स हैं, इनके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके प्रॉपर सेल वॉल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे गोल्गी बॉडीज हो, ऑल दीज विल हैव बेसिकली प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स और प्रॉपर सेल डिविजन्स, ठीक है। सो दे आर यूकैरियोटिक, सम आर यूनिसेल्युलर एंड अदर्स आर विजिबल विद नेकेड आइज, तो ये ज़्यादा करके यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ कुछ को हम दे आर विजिबल बाय नेकेड आइज इटसेल्फ, ठीक है। कुछ कुछ फंगाई बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपके मशरूम एक टाइप का फंगाई जिसको आप देख सकते हैं, राइट, ये अब तक एक टाइप का फंगाई है। सैप्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, सैप्रोट्रॉपिक मतलब दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक अब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं। हाँ बोलिए। यस, ठीक है, फंगाई काफ़ी हद तक डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। अगर डीकेइंग नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना सारा कचरा जनरेट होता है, ठीक है, हमारे रोज़मर्रा। इतना धूल क्यों है ये आपके, तो आपका भाई साहब ये सैप्रोट्रॉपिक क्या करता है, अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर।
सड़ी हुई चीज़ों से ये न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। अभी देखो, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए, अगर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इफ देयर इज बेसिकली एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, मेल गैमिट्स, ठीक है, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स का यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो एक सिंगल पेरेंट से ही सारी स्पीशीज बन रही हैं। जैसे अभी आपने देखा, ये बैक्टीरिया क्या हो रहा है, बैक्टीरिया सिंगल पेरेंट से ही तो हो रहा है भाई साहब, ये सिंगल पेरेंट से ही फ्यूजन होता जा रहा है कि नहीं, सिंगल पेरेंट से, डबल पेरेंट का तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग, ठीक है। तो सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन, ऐसे सेल डिवीजन होता है, इनका दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली एज वेल, बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। बडिंग मतलब क्या होता है, ऐसे फ्रैगमेंट्स बनते जाते हैं और ये टूटते जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई इन विच दीज थिंग्स हैपन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, एल्गे क्या होता है, देखिए, एल्गे का साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। दीज आर ऑल्सो प्रीटी मच विजिबल टू अस, ठीक है। दे आर जनरली एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब ये वाटर लिविंग होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड मोस्टली इन वाटर। यूकैरियोटिक मतलब इनके जो सेल्स हैं इनमें प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो इनके सेल्स में प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स होंगे और इनके प्रॉपर डिविजन्स भी होंगे और इनके प्रॉपर मेम्ब्रेन्स भी होंगे, ठीक है। यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल से बने हुए। और ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे कैन मेक देयर own food and that is the reason we call them as autotrophic. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है? तो they are basically autotrophic. Photosynthesis carried out with the help of chloroplast present in their cells. So these will have chloroplast in them, chloroplast in them, और इसमें क्या हो जाएगा, they will undergo photosynthesis. Chloroplast है और इसमें photosynthesis होगा by the presence of present in their cells. क्लोरेला हो गया, शाल्मिडोमोनस हो गया। वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एल्गे आर यूनिसेल्यूलर। बहुत कम ऐसे स्पीशीज होते हैं एल्गे के जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेल्यूलर एंड विजिबल विद द नेकेड आई, ठीक है। तो ज़्यादा करके ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं एंड दे आर विजिबल टू द नेकेड आई। हम इनको देख सकते हैं किसी पॉन्ड में या किसी लेक में, जो ग्रीन सा लेयर डेवलप होता है वो एल्गे है। अगर आप देखोगे अभी बरसात चालू होगी तो बरसात में क्या दिखता है आपको, ये जो वॉल्स दिखते हैं, वॉल्स में ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, ये बेसिकली एल्गे के पैचेस हैं, ठीक है। तो ये मॉइस्ट कंडीशंस में होते हैं, एकदम इनको पानी चाहिए रहता है, ठीक है। सो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ओके, वायरसेस, ठीक है। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो भाई साहब, लिविंग और नॉन लिविंग के एज में है वायरसेस, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ साइंटिस्ट इनको नॉन लिविंग मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट इनको लिविंग मानते हैं, क्योंकि दे कैन लाई डोरमैट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स without showing any metabolic or living activity, and as soon as they get the good conditions then they start multiplying within the host body. जैसे इनका होस्ट बॉडी में, परफेक्ट होस्ट बॉडी में एंट्री होती है, तो देखो बहुत सारे ऐसे वायरसेस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं जो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो जब वायरसेस हमारे बॉडी में आते हैं लेकिन हमारे डीएनए को वो कैप्चर नहीं कर पा रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो मरे के मर ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारी एक सांस में काफ़ी सारे वायरसेस जा रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारे वायरसेस जा रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारे वायरसेस जा रहे हैं। सो विथ ऑल आर इंटरेक्शन दैट आर हैपनिंग विद डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एयर और विथ सॉइल और विथ वाटर, अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वायरसेस आर कंटिन्यूसली एंटरिंग आवर बॉडीज, ठीक है। बट दीज वायरसेस आर नॉट एबल टू कॉज एनी हार्म टू अस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कैप्चर आवर डीएनए। हमारे डीएनए को वो कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो जैसे आए थे वैसे ही वो निकल जाते हैं, दे डू नॉट। और अगर हमारे बॉडी में रह भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में वो डीएनए को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, सो दे विल नॉट बी एबल टू कॉज एनी हार्म। लेकिन जहाँ पे हमारे बॉडी में डीएनए को वो कैप्चर कर पाते हैं तो दे कॉज दे कैन बिकम वेरी फेटल। जनरली वायरल डिजीजेज आर वेरी फेटल।
मतलब वायरल डिजीज से मौत हो सकती है। आपने देखा ही है 2-3 सालों में कोरोना का एपिडेमिक आपने देखा, एक वायरस ने पूरी दुनिया को उल्टी पुल्टी कर दी, है ना। सो वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इसलिए इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इनका जब इफेक्ट होता है तब हमको समझ में आता है। एंड कैन ओनली बी सीन विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम वायरस को देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के टाइम में फॉर्म होता है ये। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो वायरस बेसिकली होता क्या है, वायरस देखिए इस तरीके का होता है, वायरस इज लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डीएनए। तो डीएनए इज डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका भाई साहब वायरस है, ठीक है, ओके। रिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट, तो इसमें प्रोटीन कोट की कवरिंग होती है। वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स, ये सिर्फ लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स में सर्वाइव कर सकते हैं। एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स, अपने प्रोटीन्स खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। तो ये क्या करेंगे भाई साहब, अपना ही कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। तो एज सून एज दे एंटर आवर बॉडी, व्हाट दे विल डू इज, जैसे ही वायरस की एंट्री होती है हमारे बॉडी में, तो हमारे डीएनए को ये कैप्चर करते हैं और फिर इनके कॉपीज बनने लगती हैं, ठीक है। तो जैसे जेरोक्स मशीन में आप एक पेज को डालते हैं, उसके बहुत सारे कॉपीज बनने लगते हैं, तो इसी तरह से वायरस के बहुत सारे कॉपीज बनने लगते हैं। और वायरस क्या करता है, हमारे डीएनए को कैप्चर करता है, हमारे सेल में से अपनी कॉपीज बनाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक जेरोक्स मशीन में आप जाते हैं, तो आपने अपना पेपर रखा उसमें या अपनी बुक रखी, ठीक है, और वो पेपर तो जेरोक्स वाले का है, उसमें प्रिंट आता जा रहा है ना। तो इसी तरह से हमारे भी बॉडी में जो सेल्स हैं, वो सेल्स जो है तो वायरस में कन्वर्ट होने लगते हैं। हमारे खुद के बॉडीज़ के जो सेल्स हैं वो वायरस में कन्वर्ट होने लगते हैं और डिजीज़ फैलता जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से वायरस में अटैक होता है हमारे बॉडीज़ में, ठीक है। सो दिस इज हाउ द अटैक हैपेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। सो दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स, तो आपके जो वायरसेस है जो न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। वायरसेस कॉज मेनी डिजीज फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, तो काफ़ी सारे डिजीजेस हमारे प्लांट से एनिमल्स में होते हैं। जैसे देखो ह्यूमंस में पोलियो वायरस, इट इज़ द रीज़न फॉर अ डेडली डिजीज कॉल्ड पोलियो। डेडली डिजीज मतलब क्या, ये इंसान को पूरी उम्र भर के लिए अपाहिज बना देता है। इट रेंडर्स अ पर्सन हैंडीकैप फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, जिसको पोलियो हो रहा है। अभी तो फिलहाल हमने इसको ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू। आप देखोगे कि गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो के दवाई बांटे जाते हैं फ्री में, लोग घर पे आकर देकर जाते हैं बच्चों को। तो 5 साल तक ये पोलियो का वायरस खिलाया जाता है, ये ओरल वायरस है, ठीक है। ओरल वैक्सीनेशन है। कुछ वैक्सीनेशंस आपके इंजेक्शन के थ्रू होते हैं और कुछ वैक्सीनेशंस ओरल भी हो सकते हैं। तो पोलियो जो वैक्सीनेशन है वो ओरल है, वो एक 2 ड्रॉप जो है तो हम बच्चों को खिलाते रहते हैं टिल द टाइम दे अटेन 5 years ऑफ एज। देन वी हैव द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा मतलब आपका जो कोल्ड कॉफ होता है, ठीक है, वो एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी म्यूकस जो भी होता है। देन विच हैव द HIV एड्स वायरस, इट कैन बी लीथल, ठीक है, HIV एड्स से मौत होना तय है, ठीक है। देन इन कैटल वी हैव पिकोरना वायरस, ये कैटल में होता है ये वायरस, ठीक है। प्लांट्स में टोमेटो विल्ट वायरस, टोमेटो प्लांट में विल्ट वायरस लगता है, पूरा प्लांट खराब हो जाता है। टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, ये अलग अलग प्लांट्स में इस तरह के वायरसेस होते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वायरसेस को अटैक करते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमारे एंटीबायोटिक्स जो हमको मिलते हैं उसमें बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, ठीक है। तो हमको जो दवाई दी जाती है उसमें एक्चुअली बैक्टीरिया होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया एक वायरस को खाता है, ठीक है। सो आज की तारीख में इसका मेडिसिनल यूज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड मोर एंड मोर बैक्टीरियोफेजेस। तो लेकिन बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो वो हमारे भी नुकसान तो कुछ ना कुछ कर ही डालेगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, सो हार्मफुल माइक्रोब्स। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? हार्मफुल माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स जितने भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। तो जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? जर्म्स और पैथोजेंस। हमारे बॉडी में जो आते हैं और कुछ नुकसान करके जाते हैं, वी कॉल देम एज जर्म्स और पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो स्पॉइल फूड। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, जो खाने को सड़ा देते हैं। एंड सम ऑल्सो स्पॉइल क्लोथ एंड लेदर।
ठीक है. सो देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच बेसिकली आर डिजीज कॉजिंग, there are microorganisms which can spoil food and there are microorganisms which can cause damage to clothes and leather. जैसे देखिए अभी अब बारिश का समय है, आप देखोगे आपका जितना भी बेल्ट, जूता वगैरह या पर्स वगैरह रहेगा उसमें कोटिंग सी डेवलप हो जाती है. ठीक है, वो क्या है, वो भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. क्लोथ्स अगर आप बहुत दिनों के लिए रख दोगे तो उसमें भी ऐसा एक बास सा आएगा. ठीक है, सो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट की वजह से होती हैं. ठीक है, सो कॉजिंग डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हम पहले ये एस्पेक्ट को देखते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स क्या होते हैं. ठीक है, सो जर्म्स एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड फूड और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स है जर्म्स के. ठीक है, हमारे बॉडी में वो कैसे एंटर होते हैं, या तो एयर से, या तो फूड से, या तो वाटर से, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी को कुछ डिजीज है तो उससे भी हमको वो डिजीज हो जाती है. ठीक है, thus microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through water, air or physical contact are called communicable diseases. तो ऐसे diseases जो हमारे को spread होते हैं by physical contact. ठीक है, thus microbial diseases that can spread from the infected person. अगर मैं infected हूँ और आपको हो रहा है तो infected person से healthy person पे जो ये spread out हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, communicable diseases. हर disease communicable नहीं होती है. जैसे अगर मुझे कैंसर है तो आपको नहीं हो जाएगा क्योंकि कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है. ठीक है, किसी पर्सन को अगर कैंसर है तो उसका डिजीज़ दूसरे को उसके झूठे खाने से भी नहीं होगा, उसके साथ उठने बैठने से भी नहीं होगा, उसके पास बैठने से भी नहीं होगा. दिस विल नॉट गेट ट्रांसफर. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हम किसको बोलेंगे, वो डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे तक जा सकती है. आपने साथ बैठ के खाना खाया या साथ बैठे रहे तो कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे होती हैं. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ हेल्दी पर्सन. दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर गिवन. सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो एक्ट कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. सो बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स करते हैं. जैसे फीमेल एनोफिलस मस्कीटो कैरीज द मलेरिया जर्म्स. अभी फीमेल एनोफिलस मस्कीटो में मलेरिया के जर्म्स होते हैं. व्हेन इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड. जैसे वो बाइट करेगा द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विथ मलेरिया. और मलेरिया क्या है भाई साहब? ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो आपका प्रोटोजोआ है वो ट्रांसफर होता है. ठीक है, सो फ्रॉम द मस्क्यूटो this plasmodium vivax get transferred into the person. ठीक है, in the same way female AIDS mosquito acts as a carrier of dengue virus. ठीक है, तो डेंगू वायरस भी फीमेल एड्स मस्क्यूटो से होता है. तो दिस इज बेसिकली एडिस मस्क्यूटो. ठीक है, एनोफिलस मस्क्यूटो क्या ट्रांसफर करता है, मलेरिया. एडिस मस्क्यूटो क्या ट्रांसफर करता है, डेंगू. ठीक है, एंड बोथ आर बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस. ठीक है, मतलब अगर इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर प्रॉपरली सॉरी अगर इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं की गई सो द पर्सन कैन लूज हिज और हर लाइफ. ठीक है, इसमें एक पर्सन की जान जा सकती है. हाउस फ्लाइज ऑल्सो एक्ट एज कैरियर्स ऑफ जर्म्स. ठीक है, हाउस फ्लाइज भी जो है एक्ट करेंगे एज कैरियर्स ऑफ जर्म्स. हाउस फ्लाइज मतलब समझते हैं मक्खियाँ. जैसे ही वो खाने पे बैठती हैं तो वो अपने जर्म्स को उस खाने पे छोड़ देती हैं. अगर आप ऐसा कोई खाना खा रहे हैं जो हाउस फ्लाइज इन्फेक्टेड है सो यू माइट कंटेमिनेट diseases from the germs that have been left by the housefly on the food. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्लियर है, ओके. तो जैसे देखिए डिजीजेस, कुछ डिजीजेस की बात करें अगर हम, कॉमन कोल्ड ये वायरस से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, एयर. ठीक है, एयर में जैसे हम सर्दी में छींकते हैं हाँ, ठीक है, या खांस रहे हैं तो ये एयर से निकलेगा. मीजल्स एक डिजीज होती है, आप लोगों को नहीं हुई रहेगी और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका वैक्सीनेशन बचपन में ही हो जाता है इसका. ठीक है, मीजल्स भी एक डिजीज होती है, वायरस से फैलती है और इसका भी एयर से ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, देन वी हैव चिकन पॉक्स. ये तो लगभग सबको हुए ही रहेगा एक बार. ये वायरस से फैलता है और ये एयर से भी फैलता है और कॉन्टैक्ट से भी फैलता है. मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज है. दिस इज बेसिकली अ कम्युनिकेबल डिजीज. अगर किसी को हुआ रहेगा तो उससे इन्फेक्टेड. टाइफॉइड देखिए, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है, ये बैक्टीरिया से फैलता है और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलेगा. अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं,
आपने पानी को उबाल के नहीं पिया है या पानी को ट्रीट कर कर नहीं पिया है या जो खाना आप खा रहे हैं वो कंटेमिनेटेड है, देन यू माइट गेट कंटेमिनेटेड विद दिस डिजीज़ टाइफॉइड, विच इज़ बेसिकली अ डिजीज़ इन विच यू गेट अ लॉट ऑफ फीवर। आप बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी लॉन्ग चलता है, कभी कभी 10-15 दिन तक चलता ही रहता है ये, ठीक है, बार बार फीवर आता रहता है। कॉलेरा, इसमें काफ़ी सारी उल्टी होती है, ठीक है, काफ़ी सारा वॉमिटिंग होता है, ठीक है। इट इज़ अगेन कॉज बाय बैक्टीरिया एंड दिस इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़। अगेन टाइफॉइड और कॉलेरा दोनों लाइफ कंज्यूमिंग हो सकते हैं। दे कैन एक्चुअली इफ़ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम दे कैन एक्चुअली बी लाइफ कंज्यूमिंग, मतलब इंसान मर सकता है, ठीक है। ओके, देन वी हैव ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और टीबी के जो बैक्टीरियाज हैं वो किस में रहते हैं, एयर में रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। देन वी हैव डायरिया। डायरिया मतलब क्या होता है, लूज मोशंस। ये बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं, वाटर, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया क्या होता है भाई साहब, मलेरिया वी ऑल नो इज कॉज बाय अ प्रोटोजोआ दैट इज मस्क्यूटो, ठीक है। एंड देन वी हैव अमोइबिक डिसेंट्री। अमोइबिक डिसेंट्री जैसे मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ होता है, ये फूड एंड वाटर में आ जाता है तो हमको लूज मोशंस होते हैं, ठीक है, जो बहुत खतरनाक डिजीजेज हैं जिनका अगर प्रॉपरली इलाज नहीं किया गया सो अ पर्सन माइट लूज हिज और हर लाइफ। ये सारे डिजीजेज हैं, देखिए टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिजीजेज होते हैं। टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ऑल दीज नीडेड टू बी प्रॉपरली डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड ऑन टाइम टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, ताकि कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो कैरियर्स क्या होते हैं, अ पर्सन और थिंग दैट कैरीज इन्फेक्शंस डिजीज एजेंट, ठीक है। सो जितने भी कैरियर्स होते हैं मतलब ये कैरी कर रहे हैं, अ पर्सन और थिंग दैट कैरीज इन्फेक्शंस और डिजीज के एजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो भी कैरी करता है डिजीज को, ओके। कम्युनिकेबल डिजीजेज, जितने भी आपके कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं, दे स्प्रेड थ्रू फूड, दे स्प्रेड थ्रू वाटर और दे स्प्रेड थ्रू एयर और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जितने भी आपके कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं ये इन सब चीज़ों से स्प्रेड आउट होते हैं, फूड से, वाटर से, एयर और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कैसे आप इसको रोकेंगे, हाउ कैन यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। पहली बात तो जो आप खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से उबाल कर खाइए, उसको अच्छे से पका कर खाइए। जितना आप उसको हीट देंगे उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे। जो आप पानी पी रहे हैं उसको ट्रीट करके पीजिए, वाटर प्यूरीफायर लगाइए या आप उसमें बेसिकली उबाल कर पीजिए, ठीक है। सो इसमें भी सारे जर्म्स मर जाएंगे, ठीक है। तो जितना आप प्रिवेंट कर सकें, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे दूर रहिए, ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट उससे अवॉइड कीजिए। तो दीज आर थिंग्स, ठीक है, ओके। सो साइंस डायरीज, रॉबर्ट कोच इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। He was the person who actually discovered how bacteria function. He is famous for his role in identifying causative microbes for the diseases. तो जितने भी diseases हैं उनके cause क्या हैं, किस माइक्रोब से पर्टिकुलर डिजीजेज आर गेटिंग कॉज, ठीक है, सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा एंड एंथ्रैक्स। और तीनों भाई साहब किलर डिजीजेज हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का तो आप जिसको टीबी होता है उसको बार बार इलाज कराना पड़ता है, मतलब उसका जो दवाई है बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, फिर से आएगा। देन वी हैव कॉलेरा, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है एंड इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एज वेल। और एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स क्या होता है, ये भी एक टाइप का डिजीज होता है जिट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो ही क्रिएटेड एंड इम्प्रूव लैब टेक्निक्स एंड in the field of microbiology. His research led to the creation of cautious postulates, ठीक है। So he is one of the pioneers in which he developed कि कैसे microorganisms हमारे अंदर different types of diseases को cause करते हैं, ठीक है, and they can be basically if not treated on proper time they can be the cause of life and death, ठीक है, ओके। अभी जो हाउस फ्लाई है वो गार्बेज पे बैठते हैं, डर्ट पे बैठते हैं, germs stick to their bodies, ठीक है। तो हाउस फ्लाई जो है तो गंदी गंदी जगहों पे बैठते हैं और अगर आकर वही मतलब गार्बेज पे, कचरे पे, ठीक है, पॉटी पे, इन सब पे बैठकर आकर फिर हमारे खाने पे बैठते हैं तो उनके पंख में जो ये सब लगा होता है वो हमारे खाने में आ जाता है। सो इस तरह से कंटैमिनेशन हो जाता है हमारे फूड का, ठीक है। व्हेन दे सिट ऑन आवर फूड जर्म्स आर ट्रांसफर टू द फूड, सो वी शुड अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड। आप अगर बाहर कहीं से भी खाना खा रहे होंगे तो आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर वाले जो खाना रखते हैं वो ना ढका हुआ रखते हैं, जैसे बड़ा पाव जैसे रखते हैं, ढका हुआ नहीं है, देखिए उसमें हाउस फ्लाई आके बैठ रहा है। अभी हाउस फ्लाई ऑब्वियसली उसके हाउस फ्लाई के जितने भी पंख में, जितने भी जहाँ पे भी कचरे में बैठा रहेगा वही फूड में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वही आप खा लेंगे। तो इसीलिए बाहर का खाना जितना आप अवॉइड कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि बाहर लोग उतना प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। जो वड़ा पाव बेच रहा होगा उसका आपके हेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है,
उसको अपना वड़ा पाव बेचना है, राइट। मैं किसी वड़ा पाव बेचने वाले के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा करके वो लेकिन घर पे जो खाना बन रहा होगा आपके घर के में जो मम्मी बना रहे होंगी या जो भी बना रहा होगा उसको ढका हुआ रहेगा, क्योंकि हमको घर के लोगों का कंसर्न है, ठीक है। वी आर कंसर्न अबाउट द पीपल एंड वी आर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एज वेल, ठीक है। सो अनकवर्ड फूड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अनकवर्ड फूड में ये हाउस फ्लाई आकर बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे ही हाउस फ्लाई बैठेगा वो अपने जहाँ पे भी वो बैठा रहेगा और जहाँ से भी वो जर्म्स ला रहा होगा वो फूड में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सो डिजीजेज इन प्लांट्स, सम माइक्रोब्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स सच एज व्हीट, बार्ली, राइस, पोटैटोज एंड शुगर केन। खेत के खेत बर्बाद हो जाते हैं, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है अगर प्रॉपरली ट्रीट ना की गई प्लांट्स के डिजीजेस में, ठीक है। दीज डिजीजेस कॉज रिड्यूसिंग ईल्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं इनका रिड्यूसिंग ईल्ड हो जाता है। सर्टेन केमिकल्स आर यूज टू किल सच माइक्रोब्स फॉर कंट्रोलिंग द डिजीजेस। तो कुछ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू किल द माइक्रोब्स, ठीक है। सर्टेन केमिकल्स हम यूज़ करते हैं टू किल द माइक्रोब्स फॉर कंट्रोलिंग द डिजीजेस, ठीक है। कुछ देखो जो फार्मर्स होते हैं वो ऐसे केमिकल स्प्रे करते हैं, ठीक है, प्लांट्स पे, ताकि ये माइक्रोब्स मर जाए, ठीक है। डिजीजेज इन एनिमल्स, माइक्रोब्स ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स। एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक बहुत डेंजरस कैटल डिजीज है और ये कैटल मर सकता है, इंसान को भी इन्फेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। सम प्लांट एंड एनिमल डिजीज एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर गिवन, ठीक है। तो आपके बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल डिजीज जैसे दिए हुए, देखो सिट्रस कैंकर, ठीक है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल काइट करता है, ये इसका, ठीक है, इट इज बेसिकली बैक्टीरिया। एनिमल डिजीज में क्या होता है, ये फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, ये वायरस कैच करते हैं। देखिए जैसे सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज है, ठीक है, ये इसका माइक्रोब कौन है, बैक्टीरिया है। रस्ट ऑफ व्हीट, इसका माइक्रोब कौन है, फंगाई है, ठीक है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसका भी क्या है, फंगाई है। येलो वीन मोजाइक डिजीज इन ओकरा, भिंडी में लगता है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये वायरस से कॉज होता है। सो दीज आर ऑल बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट डिजीजेस विच आर कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसी तरह से आपके एनिमल डिजीजेस होते हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज होता है कैटल में, ये वायरस से होता है। एंथ्रैक्स डिजीज होता है, ये कैटल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है, और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है, इट कैन प्रूव फैटल एंड दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बोट्युलिज्म इन मैन, ये भी बैक्टीरिया से होता है। एथलीट्स फूट, आपने देखा रहेगा, ये हमारे फुट में जो फंगस लगता है उसके वजह से लगता है ये, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं। अभी हमारी आती है भाई साहब, हम फूड जो खाते हैं, बिना फूड के हम रह नहीं सकते, और जो हम फूड खाते हैं अगर उसमें पॉइजनिंग हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। फूड पॉइजनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। अगर हम जो सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं तो उससे फूड कंजम्पशन, तो हमारे क्या होगा भाई साहब, फूड पॉइजनिंग होगी। अकर्स बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड। ज़्यादा करके बैक्टीरिया और फंगाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फूड के स्पॉइलेज की वजह से। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन फूड, ठीक है, एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब आपके पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली पॉइजनस, ठीक है, दीज आर पॉइजनस सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड। दस कंज्यूमिंग दीज फूड्स मेक्स अस इल। तो हम अगर इस टाइप के फूड को कंज्यूम करेंगे तो वी विल गेट इल। फूड सच एज फ्रूट्स, जेलीज, जैम्स एंड पिकल्स आर स्पॉइल्ड बाई ईट्स एंड मोल्ड्स, ठीक है। तो ये सारे आपके जितने भी फूड्स होते हैं दे आर स्पॉइल्ड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईस्ट एंड मोल्ड्स। सारिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना। रॉटिंग ऑफ पोटैटोज, पोटैटो का बर्बाद हो जाना। वेजिटेबल्स एंड कंटेमिनेशन ऑफ मीट एंड फिश आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। ओके, मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड्स। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? येस इट इज, क्योंकि एक बार फूड अगर स्पॉइल हो गया तो वापस से हम फूड नहीं बना सकते हैं, तो ये एक टाइप का एक केमिकल रिएक्शन है। Therefore it is very important to preserve our food properly। इसीलिए देखिए आपको फूड को लगातार हीट करते रहना पड़ेगा या फूड को आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, ठीक है, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हाउ डू वी प्रिजर्व फूड? हमारे बहुत सारे तरीके हैं, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, बाय रेफ्रिजरेशन, बाय कॉन्स्टेंट हीटिंग, ये सब कुछ प्रिजर्व। देखिए फूड को हम प्रिजर्व कैसे रखेंगे, ठीक है, एक तो भाई होता है रेफ्रिजरेशन से। रेफ्रिजरेशन जब हम करते हैं तो रेफ्रिजरेशन में लो टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया और फंगाई ये सब अटैक नहीं कर पाते हैं फूड पे, ठीक है। ओके, दूसरा क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हीटिंग, मतलब बार बार खाने को गर्म करते रहो, ठीक है, इससे भी आपके बैक्टीरियाज डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। और क्या है भाई साहब, व्हाट एल्स, ठीक है, ये दीज आर बेसिकली एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है।
एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। कुछ प्रिजर्वेटिव्स अगर हम ऐड कर दें फूड पे, जैसे आप जो पेप्सी पीते हो, ठीक है, ये तो बहुत पुराना रहता है लेकिन वो फिर भी प्रिजर्व रहता है क्योंकि उस पर प्रिजर्वेटिव्स एडेड है, ठीक है। देयर आर सम प्रिजर्वेटिव्स विच हैव बीन एडेड सो दैट द कोल्ड ड्रिंक दैट यू आर कंज्यूमिंग टुडे, इट माइट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड 3 to 4 months बैक, बट इट इज स्टिल इंटैक्ट बिकॉज देयर आर सम प्रिजर्वेटिव्स विच हैव बीन एडेड टू द कोल्ड ड्रिंक। जो आप चिप्स खाते हो वो भी थोड़ी ना आज का आज बना है, आज का तल का थोड़ी ना डाला है, वो तो बहुत पहले का बना हुआ है, राइट, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड है। इसीलिए एक्सपायरी डेट के बाद हमको इन चीज़ों को खाना नहीं चाहिए या पीना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये फेल हो जाते हैं, फिर उस पर बैक्टीरियल अटैक होने लगता है, ठीक है। सो अलग अलग तरीक़ों से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, बाई कीपिंग देम एट अ वेरी लो टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर और अ फ्रिज, बाई कॉन्स्टेंटली हीटिंग देम। तो इन सब चीज़ों से हम फूड को बेसिकली प्रिजर्व रख सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन is the process of treating and handling foods to stop or slow down food spoilage, ठीक है। लॉस ऑफ क्वालिटी, एडिबिलिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये हमको चेक करना है कि भाई साहब क्वालिटी नहीं जाना चाहिए फूड का, फूड प्रिजर्वेशन में। एडिबिलिटी, कभी कभी फूड प्रिजर्वेशन अगर हम करने जाएं और फूड का स्वाद ही खराब हो जाए तो लोग खाएंगे ही नहीं ना उसको, तो एडिबिलिटी मीन्स मतलब उसका टेस्ट ना खराब हो, ठीक है। एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। तो जब हम फूड को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी मेथड से कोशिश कर रहे हैं, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसके क्वालिटी में कोई लॉस ना हो, इसकी एडिबिलिटी मतलब इसमें कोई लॉस ना हो, और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई लॉस ना हो। वी हैव टू टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व फूड बाय एनी ऑफ द मेथड्स, बाय कांस्टेंट हीटिंग, बाय रेफ्रिजरेशन और बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ओके। So following are some common methods of food preservation, heating and pasteurization। आप जो मिल्क का पैकेट लाते हैं, ठीक है, या घर पे जो आपके मिल्क का पैकेट देकर जाता है, क्या वो ताज़ा दूध निकाला हुआ रहता है? नहीं, वो शायद 2-3 दिन पुराना होगा, लेकिन वो सड़ा क्यों नहीं? सड़ना चाहिए उसका, ठीक है। तो उसमें पास्चराइजेशन होता है। ये दिस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट कॉल्ड लुईस पास्चर, ठीक है। दिस इज बेसिकली नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट कॉल्ड लुईस पास्चर हु सेड दैट फूड एट हाई टेम्परेचर किल्स माइक्रोब्स। तो अगर आप फूड को हाई टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे तो उससे माइक्रोब्स मर जाएंगे। वी बॉयल मिल्क एंड वाटर टू किल माइक्रोब्स। तो हम मिल्क और वाटर को बॉयल करेंगे टू किल माइक्रोब्स। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट इज डन फॉर पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क बाय हीटिंग इट फॉर अ शॉर्ट टाइम एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करते हैं, जैसे मिल्क को निकाला हमने, ठीक है, पूरे गांव भर के मिल्क को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उसको UHT मतलब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं इन द मॉडर्न वे ऑफ पास्चराइजेशन, UHT टेट्रा पैक मिल्क इज अवेलेबल इन मार्केट, हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ 6 months। 6 महीने तक ये मिल्क खराब नहीं होगा, ठीक है, 6 महीने तक। ये अल्ट्रा हीट टेक्नोलॉजी अगर हम इवॉल्व करेंगे तो 6 महीने तक ये मिल्क खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी मतलब दिस इज बेसिकली अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। पास्चराइज मिल्क कैन बी टेकन विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। तो जो पास्चराइज मिल्क होता है, पास्चराइज मिल्क मतलब क्या होता है, उसको हम हीट करते हैं फिर फटाक से कूल डाउन कर देते हैं। तो फटाक से हीट करने में और फटाक से कूल डाउन करने में 2 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, एक जो हीट को सहन नहीं कर पाते हैं और एक जो कोल्ड टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं। तो फटाक से हीट करने से वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं जो हीट को सहन नहीं कर पाते हैं, और फटाक से कूल डाउन करने में वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं जो ठंडी को सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द मिल्क इज किल्ड। मिल्क एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसीलिए उसका सड़ जाना संभव है, ठीक है, उसके सड़ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो पास्चराइज मिल्क कैन बी टेकन विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। तो जो भी पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसको आप ऐसे ही ले सकते हैं एज इट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। Traditionally, ordinary milk is pasteurized, in which milk is heated up to 70 degree centigrade for about half a minute and then cooled quickly and stored. तो इसको हमने फटाक से cool quickly कर दिया और store कर दिया। This process of pasteurization was discovered by Louis Pasteur। तो Louis Pasteur ने इसको discover किया था, फटाक से heat करने का और cool करने का। That is called the pasteurization process, and this is basically a very effective process to preserve milk. Heating and cooling time and temperatures वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पास्चराइजेशन प्रोसेस बीइंग यूज्ड। तो हीटिंग एंड कूलिंग से ये हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके।
So cooling or keeping food at low temperatures in a refrigerator inhibits the growth of microbes. ठीक है, सो अगर हम कूल कर रहे हैं या कीपिंग द फूड एट लो टेम्परेचर कर रहे हैं इन रेफ्रिजरेटर, अगर हम रेफ्रिजरेटर में फूड को रखते हैं तो माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, इट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. कूलिंग स्टॉप्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड हेंस प्रिजर्व्स फूड. ठीक है, इट विल प्रिजर्व फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. क्लियर है? अ रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड whereas a deep refrigerator keeps food at -18 डिग्री सेंटीग्रेड. आपके रेफ्रिजरेटर में देखो फूड जो रहता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, और डीप रेफ्रिजरेटर मतलब जहाँ पे आप आइस वगैरह रखते हैं. ठीक है, वहाँ पे -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखा जा सकता है. ठीक है, सो इट इज प्रिजर्व फूड. ड्राइंग और डिहाइड्रेशन. ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, ड्राइंग और रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम फूड इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. तो मतलब आप अगर मॉइस्चर कंटेंट फूड से निकाल रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. सीरियल्स, पल्सेस एंड सम ड्राई फ्रूट्स आर ड्राइड एंड स्टोर्ड. सीरियल्स मतलब आपके दाल, ठीक है, पल्सेस, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, इनमें हम ऐसे ड्राई करके, तो आज माइक्रोस्कोप कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर, दे कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर. ठीक है, कैनिंग क्या हो जाती है? कैनिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. कैनिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन विच द फूड कंटेंट्स आर प्रोसेस्ड एंड सील्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर. तो जितने भी फूड प्रोसेस होते हैं इनको हम सील कर देते हैं इन एन एयर टाइट कंटेनर. नाउ डेज मेनी कैंड फूड आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो आप देखेंगे काफ़ी कैंस में फूड अवेलेबल्स हैं. ठीक है, मार्केट में काफ़ी जो कैंस होते हैं उनमें हम एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं. इनमें भाई साहब एयर नहीं जाता है. तो एयर नहीं जाएगा तो मतलब एयर अपने साथ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी नहीं करेगा, और इसी तरह से ये फूड सड़ेंगे नहीं. ठीक है, ओके. Some chemicals are also used to check the growth of microbes. ठीक है, so there are some chemicals which are used to check the growth of microbes. These are known as preservatives. जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल. Light is gone. 1 second.